हे कैंडी स्टिपर्स, वेलकम टू ऑल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है जब वो राइज हो जाता है तो उसे हम हाई बीपी बोलते हैं और उसी को हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंशन ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, इट इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज एज इट फ्लोज थ्रू दैम। Hypertension can strain the heart, damage blood vessel and increase the risk of heart attack, stroke, kidney problem and death। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन को ही हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हमारा जो नॉर्मल रेंज होता है हाई ब्लड प्रेशर का 120/80, अगर उससे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या थोड़े भी डिफ्लेक्शंस आते हैं तो उसे हम कंसीडर करते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, ये होता क्या है, इसमें जो हमारा फोर्स है ब्लड का, ठीक है, वो क्या करता है, जो हमारी आर्टरीज़ की वॉल्स हैं उसको पुश करता है। ठीक है, तो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे कि इधर लिखा है, इट इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, इट फ्लोज थ्रू देम। ओके, ठीक है, इसके कारण हार्ट पर तनाव पड़ता है, ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, किडनी प्रॉब्लम्स होती है और कई बार डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, सेम वैसे ही है। हाइपरटेंशन इज़ अ डिसीज ऑफ वेस्कुलर रेगुलेशन इन विच एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल रेंज। अभी बताया था जब 120/80 से 120/80 से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम कंसिडर करते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज होती है 120/80, जिसमें सिस्टोलिक है 120 और डायस्टोलिक है 80। उसी में कुछ कैटेगरीज दी हैं। प्री हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 to 139 रेंज में। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है mm/Hg। ओके, तो वहीं डायस्टोलिक जो होता है वो 80 to 89 mm/Hg। ठीक है, फिर हाइपरटेंशन की दो स्टेजेस में कैटेगराइज किया है, हाइपरटेंशन स्टेज 1 एंड स्टेज 2, जिसमें स्टेज 1 में हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 140 to 159 mm/Hg। वहीं डायस्टोलिक है 90 to 99 mm/Hg। वहीं अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो अबव 160 एंड डायस्टोलिक अबव 100। वहीं हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज से इतना हाई हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, दैट इज़ अबव 180, और वहीं डायस्टोलिक है अबव 110। ओके, अभी हम इसके कॉजेज़ और टाइप्स की बात करें तो जो हमारा हाइपरटेंशन है वो 6 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसका कोई कॉज नहीं होता, ये अननोन होता है। ठीक है, ये इसका कोई सिस्टमिक कॉज भी नहीं होता। सिस्टमिक कॉज अगर बोला जाए तो जो इफ़ेक्ट करता है एंटायर बॉडी सिस्टम को, ठीक है, वो भी ऐसा कोई नोन नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, एट्रियल डिजनरेशन में हमारा एट्रियोस्क्लेरोसिस आ जाएगा, जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स में जो एट्रियाज है उसमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है हमारे एट्रिया की वॉल्स में। ठीक है, फिर प्रोलॉन्ग मेंटल टेंशन हो सकती है, हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। ठीक है, फिर सेकेंड बात करें तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण हो सकता है। अभी पैथोलॉजिकल क्या होता है, जो कि किसी डिसीज़ या फिर इलनेस से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो जैसे इधर दिया है ड्यू टू किडनी डिसीज़ में पॉलीनेफ्राइटिस, जिसमें एक से ज़्यादा किडनी में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसे पॉलीनेफ्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ भी इसका कारण हो सकती है, जैसे रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अगर अदर में हम बात करें तो एनलार्ज प्रोस्टेट, एक्सेसिव बॉडी वेट, ओबेसिटी, टॉक्सेमिया इन प्रेगनेंसी। टॉक्सेमिया मतलब प्री एक्लेम्शिया,
ठीक है, जो प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे हम इन प्रेगनेंसी बोला जा रहा है। ठीक है, स्मोकिंग हो सकता है, एक्सेसिव सोडियम इनटेक भी हो सकता है। थर्ड वन इज़ बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन। ये इट इज़ डिफाइंड एज इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ बीपी विथ नॉर्मल रीडिंग्स। थोड़ा सा बीपी राइज होता है नॉर्मल रीडिंग्स से, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा तो उसे हम बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन बोलेंगे। फिर है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, सिंड्रोम ऑफ मार्कली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड विथ पैलिडेमा। ठीक है, अब पैलिडेमा क्या है, ऑप्टिक नर्व्स जो होती है हमारी उसमें स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन के अराउंड प्रेशर पड़ने से, उसके कारण जो ब्लड प्रेशर एलिवेट हो रहा है उसे हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, फिर बिनाइन हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो ये अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन है, यूजुअली ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी, मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, दोनों हो सकता है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। वाइट कोट हाइपरटेंशन भी होता है, इट इज़ ड्यू टू एंजाइटी ओनली एट अ टाइम ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर्स और नर्स। उसका नाम से ही हमें पता चल रहा है वाइट कोट हाइपरटेंशन मीन्स जब वाइट कोट देखेंगे तब हमें घबराहट होने लगेगी। जैसे कई बार किसी किसी को होता है सुई को देख के ही प्रेशर हाई होने लगता है, ओ माय गॉड करने लगते हैं। वही सेम जब डॉक्टर या नर्स ब्लड प्रेशर लेगी और उस टाइम पे थोड़ा सा एलिवेशन होगा ब्लड प्रेशर में, उसे हम वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी 3 प्रकार से बताई गई है। ठीक है, देयर आर 3 कंट्रोल सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, दैट इज आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, अभी जो आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे कैरोटिड साइनसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, और वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है उसमें भी होते हैं। ये क्या करते हैं, बीपी को मेंटेन करने में बहुत मददगार होते हैं। फिर सेकंड है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, चेंज इन बॉडी फ्लूइड्स दैट अफेक्ट सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर। जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है जिसके कारण हमारा एंटायर आर्टेरियल प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं सोडियम आयन और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, जिसके कारण इंक्रीज़ हो जाता है सोडियम, पोटेशियम और वाटर ब्लड में, जो कि इंक्रीज़ कर देता है ब्लड वॉल्यूम और उसी के साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये आपने देखा होगा रास के नाम से आप जानते होंगे। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, जब बीपी नॉर्मल रहता है या डिक्रीज़ हो जाता है तो जो किडनी से हमारा रेनिन रिलीज़ होता है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, जो कि एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो लीवर से आता है तो उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि वैसो कंस्ट्रक्शन करता है और बीपी को राइज कर देता है। अब यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 1 है जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है उसमें एक एंजाइम यूज होता है ACE, जो कि है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ना, एंजियोटेंसिन 1 converted into angiotensin 2nd and 3rd, then increase systemic venous nervous system activity, inhibit sodium excretion, increase blood pressure। ठीक है, अब जो एंजियोटेंसिन है वो है क्या, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि वैसो कंस्ट्रक्शन करता है और बीपी को रेज करने में हेल्प करता है। अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो मॉर्निंग ऑसिपिटल हेडेक, डिजीनेस, प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रोटीन इन यूरिन, कार्डियक अस्थमा, एपिटेक्सिस, नोज ब्लीडिंग, टिनाइटिस, रिंगिंग इन ईयर्स, फटीग, ब्लर विजन, हिमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, एंजाइनल पेन, पैल्पिटेशंस एंड ब्रेथलेसनेस। ठीक है, इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन है। बहुत बेसिकली बात करें तो जब हम अभी देखा था वाइट कोट हाइपरटेंशन, तो जब हम बीपी को मॉनिटर करेंगे तो उसके कारण होता है। तो जैसे अब यहाँ पे अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो हमें बीपी पता कैसे चलेगा कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो जब हम बीपी मॉनिटर करेंगे तभी पता चलेगा ना कि हम बीपी बढ़ा है या नहीं, तो बाय मॉनिटरिंग बीपी। ठीक है, यूरिन टेस्ट करेंगे उससे भी पता चल जाता है। हिस्ट्री कलेक्शन,
फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है उससे भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी हमें पता चल जाएगा कि हाइपरटेंशन है या नहीं। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़, सेरेब्रल हीमोरेज, रीनल फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस। हम ये स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए थे कि जो हाइपरटेंशन है वो हमारे हार्ट पर तनाव बनाता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बढ़ा देता है, और इसके कारण स्ट्रोक या तो फिर बहुत किडनी प्रॉब्लम्स या तो कई बार डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स मैनेजमेंट में अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखें तो इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स, वैसोडाइलेटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स के मदद से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन को, जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे एटेनॉल, टिमोलॉल, बीटा टैक्सोल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। वैसोडाइलेटर्स की बात करें तो द ड्रग्स एक्ट एज ब्लड वेसल डायलेटर एंड ओपन वेसल्स बाय रिलैक्सिंग देयर मस्क्यूलर वॉल एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरिन, जो कि 1.15 टू 1.2 mg में हम देते हैं सबलिंगुअली, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग में आइसोबिट डाइनाइट्रेट 5 to 10 mg। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको डिक्रीज करते हैं, एग्जाम्पल वेरापमिल, ठीक है। एक्शन है इसका डिक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आइंस, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड देन वैसोडाइलेशन। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, हमने अभी देखा था कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन 2 एंड 3 में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज़ करते हैं। अगर हम उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे तो हमारा वैसोडाइलेशन होने में मदद होगा और बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है रामाप्रेल, ठीक है। डायूरेटिक्स में हमारे थायासाइड्स एंड फ्रूसेमाइड्स, जो कि हमारे यूरिन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, दैट आर कॉल्ड डायूरेटिक्स। अगर हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज ordered, provide comfort, rest to the patient, give Fowler's position if patient feels dyspnea, instruct the patient to reduce weight, avoid smoking and alcohol and instruct to exercise, ठीक है। हमें रेगुलरली बीपी मॉनिटर करना है, दवाइयों को टाइम से लेना है, रेस्ट सही तरीके से करना है। फाउलर्स पोजीशन इज़ वेरी गुड फॉर बीपी पेशेंट्स, ओके। फिर हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपना वेट लूज़ करे, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस वगैरह को अवॉइड करने के लिए बोलना है, और हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन, एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करे अपनी डेली रूटीन में, ठीक है। अभी कुछ इसकी ट्रिक्स दी हुई हैं मैनेजमेंट की, आप उसे ABCDEFG से देख सकते हैं। ACE इनहिबिटर्स, B से बीटा ब्लॉकर्स, C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, D से डायूरेटिक्स, E से एक्सरसाइज, F से फूड रेस्ट्रिक्शंस एंड G से गुड हैबिट्स। नर्सिंग डायग्नोसिस तो आप खुद भी बना सकते हैं। जो हमने इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखे थे उसके बेसिस पे भी नर्सिंग डायग्नोसिस बन जाते हैं, और कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस, वैसोकंस्ट्रिक्शन। एक्यूट हेडेक रिलेटेड टू इंक्रीज सेरेब्रल वैस्कुलर प्रेशर। Activity intolerance related to generalized weakness or imbalance between CO2 supply and demand. Ineffective coping related to multiple lifestyle changes, situational crisis and disease condition.